नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान के साथ लड़ाई अब उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां रूस की भी एंट्री हो गई है, चीन की भी एंट्री हो गई है और इस जंग को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये वो महाजंग बनेगी जिसकी कल्पना शायद हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि होर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में भी घेरेबंदी तेज कर दी है, लेकिन इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की तारीख में यह है कि वो ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। उन्होंने ईरान के ऑयल पर से सैंक्शंस हटाया। ईरान अपना बिजनेस पड़ोसी सीमाओं से सेट कर लेगा। रूस, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते ईरान अब व्यापार करने की तैयारी में है। तो सवाल यह है कि ओमान में नेवल ब्लॉकेड करने से आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा? सिर्फ खाली हाथ और बढ़ता तनाव? लेकिन असली खतरा जो है वो बन रहा है पर्दे के पीछे। रूस और चीन ईरान को बैकडोर से फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कैस्पियन सी के जरिए, जहां अमेरिका का पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं, रूस और चीन की भी एंट्री इस लड़ाई में हो चुकी है। क्योंकि रूस और चीन के आर्थिक हितों को चोट लगी है और वो सीधे जंग के मैदान में कूदने से भी परहेज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान को वो अकेले संभाल लेंगे, लेकिन ईरान को अकेले संभालने के चक्कर में ट्रंप 3 महाशक्तियों के सामने खड़े हो गए। ट्रंप का सुपर पावर वाला गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। रूस और चीन की एंट्री के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। अब राउंड 2 की शुरुआत होने वाली है। 40 दिन के राउंड 1 की लड़ाई आप देख चुके हैं। माना जा रहा है कि यह तो अभी बस ट्रेलर था। अमेरिका वर्चस्व साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और रूस और चीन अमेरिका को रोकने के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाएंगे, किसी भी हद के परे चल जाएंगे, किसी भी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएंगे। आज की चर्चा, आज की डिबेट इसी मुद्दे पर, इस खबर की तह तक जाएंगे और बताएंगे आपको रूस और चीन कैसे इस जंग को ट्विस्ट दे रहे हैं और तेहरान कैसे मजबूत हो रहा है। होर्मुज की लहरें आज पानी नहीं बल्कि नफरत और बारूद की कहानी कह रही हैं। ईरान ने होर्मुज को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। जवाब में अमेरिकी नेवी ने भी ओमान की खाड़ी में लंगर डाल दिया है, जिसे वो नेवल ब्लॉकेड कह रहे हैं। लेकिन होर्मुज की इस पूरी बिसात में एक शख्स है जो बुरी तरीके से फंस चुका है। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति अब न घर के हैं न घाट के। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान पर दबाव डालकर वो तेहरान का गुरूर मिट्टी में मिला देंगे, होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड करके तेहरान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि नेवल ब्लॉकेट से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो दुनिया का होने वाला है और दुनिया अमेरिका से डील कर ले। और इस बीच एंट्री हो रही है रूस और चीन की, वो भी डायरेक्ट। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को रूस और चीन दोनों ने अवैध कह दिया है। चीन ने यहां तक वार्न कर दिया है कि अगर ईरान और चीन के व्यापार और एनर्जी एक्सचेंज यानी कि तेल व्यापार के बीच अमेरिका आया तो फिर अमेरिका को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ ड्रोन तस्वीर। कुछ वक्त पहले ही आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर इसे अपलोड किया है। इसमें होर्मुज में तैनात जहाजों को देखा जा सकता है। हालांकि तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन यह होर्मुज का ड्रोन वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिकी शिप्स थोड़े से आपको नजर आएंगे। ये ड्रोन से कैप्चर किया गया है, इसलिए विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं है। इसमें साफ देखा जा सकता है, अंदेशा लगाया जा सकता है कि होर्मुज का तनाव किस तरीके से चरम पर। ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी शिप्स हैं जिन्होंने होर्मुज को घेरा हुआ है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। होर्मुज से कुछ ही दूरी पर ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान, जहां यूएस की तैनाती दिख रही है। यूएस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, यूएस नेवी मौजूद है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ओमान की खाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर परमाणु पनडुब्बी के साथ साथ बड़ी संख्या में अमेरिकी नेवी
तैनात हैं और वो चाह रहे हैं कि यहां से कोई भी शिप उनके परमिशन के बगैर नहीं निकले। लेकिन इसी बीच चाइना ने वार्न कर दिया है कि वो ईरान और चीन के बीच ना घुसे, यानी कि अमेरिका दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच आ रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। और इधर IRGC के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि होर्मुज में अब दुनिया की महाशक्तियां टकराने वाली हैं। एक तरफ अमेरिका, सामने से ईरान, पीछे से चीन, उसके साथ रूस। क्योंकि होर्मुज बंद करने से नुकसान ईरान का नहीं है, नुकसान पूरी दुनिया का है। और ट्रंप जाने अनजाने में पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, AI से जनरेट किया हुआ वीडियो। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं AI जनरेटेड, इसमें आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइनीज शिप निकल रही है, जिसको यहां पर अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद वापस चाइनीज शिप यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में आकर रुक जाती है, क्योंकि इस चाइनीज वेसल को अमेरिकी शिप्स आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और इसकी वजह से चाइना बहुत गुस्से में है। शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया है कि अगर यही हालात रहें तो फिर अमेरिका से लोहा लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बात चीन के नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है, चीन के नागरिकों के हित से जुड़ी हुई है। और यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड से चीन ही नहीं, इस दुनिया के, यूरोप के, एशिया के कई देश परेशान हैं। और वो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड यहां पर आए, क्योंकि दुनिया पहले ही होर्मुज ब्लॉकेड से परेशान है। ओमान की खाड़ी ब्लॉक करने से ईरान का कुछ नहीं जाता। ईरान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप को नहीं थी। ट्रंप पड़ोसी देशों के रास्ते, ईरान पड़ोसी देशों के रास्ते अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को चला सकता है, खास करके कैस्पियन सी का इस्तेमाल करके। लेकिन महायुद्ध का ये जो राउंड 2 बन रहा है, इसमें दुनिया की महाशक्तियां टकराने की कगार पर आ गई हैं। अगर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड बना रहता है तो महायुद्ध के राउंड 2 का सीन कैसे बन रहा है, यह समझिए। होर्मुज में ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है, गल्फ ऑफ ओमान में यूएस ने नाकेबंदी कर रखी है, यूएस की नेवी तैनात है होर्मुज से थोड़ी दूर पर। वहां पर यूएस तमाम देशों के जहाजों को ब्लॉक कर रहा है। और होर्मुज ब्लॉक करने के बाद अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका लगा रहा है तो इससे दुनिया के कई देश परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने समुद्री रास्ता रोका हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के तेल को रोक रहे हैं। और जमीनी हकीकत यह है कि इस नेवल ब्लॉकेड से भी अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा। बैठे बिठाए पूरी दुनिया से दुश्मनी अमेरिका और मोल ले लेगा, खास करके वहां के राष्ट्रपति। अब होर्मुज में किसमें कितना दम है, किसके कितनी फोर्सेस तैनात है, यह जरा आप देख लीजिए। अमेरिका की USS त्रिपोली सहित 15 युद्धपोत तैनात किए हैं अमेरिका ने, जिसमें गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, F-35B फाइटर जेट है। समुद्री सुरंगों को हटाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, E-3 सेंट्री का उपयोग किया जा रहा है। ईरान इस रीजन में पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर सीमाएं बिछाकर बैठा हुआ है। ईरान के पास छोटी और तेज हमलावर नावों का एक बहुत बड़ा फ्लीट भी है। जो होर्मुज के तट है वहां पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम है, एंटी शिप मिसाइलें हैं और कामिकाजी ड्रोन तैनात किया हुआ है। इसके अलावा IRGC ने एलीट फोर्सेस, कमांडोज और अतिरिक्त सुरक्षा तंत्र तैनात किए हैं। और होर्मुज में कहते हैं ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल का एक गुप्त लोक भी मौजूद है। कर लो जो करना है, खुलवा लो होर्मुज। किसी ब्लॉकेड को ब्लॉकेड से कैसे काट सकते हैं। अब चीन को आप देख लीजिए। चीन अपने वेसल्स की सिक्योरिटी के लिए, अपने शिप्स की सिक्योरिटी के लिए एंटी शिप मिसाइलें सप्लाई कर रहा है ईरान को, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, मिसाइल ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि ईरान सरेंडर करे। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ने ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और चीन अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अब बाकायदा फोर्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है।
यानी इस जंग में अब थर्ड पावर की एंट्री होने जा रही है। पहले ईरान फर्स्ट पावर, सेकंड पावर यूएस, थर्ड पावर चाइना भी एंट्री ले रहा है। यहां पर कह रहा है हम अपने शिप्स की सुरक्षा खुद करेंगे। और यही है ट्रंप की सबसे बड़ी गलती। जाने अनजाने में उन्होंने रूस और चीन को भी न्योता दे दिया है। इसलिए आज की तारीख में ईरान अकेला नहीं है। रूस उसे खुफिया जानकारी दे रहा है, रूस उसे कैस्पियन सागर के थ्रू हथियार दे रहा है, चाइना के हथियार भी कैस्पियन सागर के थ्रू पहुंच रहे हैं। अमेरिका चाहकर भी कैस्पियन सी में नहीं घुस सकता है। चीन ने यहां तक कह दिया कि होर्मुज उसके लिए खुला है और कोई भी दखल अंदाजी करे, बेशक वो अमेरिका क्यों ना हो, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति है। ट्रंप एक भी गलती करते हैं तो रूस और चीन का सामना करना होगा। खाड़ी जंग के बीच चीन ने समुद्र में अभ्यास की शुरुआत कर दी है। देखिए, आपको लेटेस्ट विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह है चीन का नौ सैनिक अभ्यास जो कि साउथ चाइना सी में परफॉर्म किया गया है कि शिप्स को कैसे निकाला जाए यहां से, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट जाना पड़े, अगर वहां से अपने शिप्स को सुरक्षित लाना पड़े, जैसा कि कई देश कर रहे हैं जो अपने अपने जहाजों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसके लिए कैसे युद्ध अभ्यास किया जाए, चीन ने यह एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसे बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। इसको अपलोड करने के पीछे का मैसेज एक ही है कि अमेरिका ईरान और चीन के बायलैटरल रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश ना करे। अमेरिका को इस घेरेबंदी से क्या मिलेगा सिवाय महंगाई और दुनिया भर में दुश्मनी मोल लेने की बजाय। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिकी जनता ही नहीं, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया था अमेरिका को महान बनाएंगे, किसी भी मूर्खतापूर्ण युद्ध में नहीं घुसेंगे। लेकिन ईरान के चक्कर में अमेरिका ने साख भी गवा दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाक भी कटवाई और अब हासिल कुछ नहीं है और उल्टा रूस और चीन से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अमेरिका का सुपर पावर वाला टैग पहले ही मिट चुका है। दुनिया भर में अप्रूवल रेटिंग के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया आज की तारीख में। यानी दुनिया भर के लोग अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा करना ठीक समझ रहे हैं और यही है महाजंग पार्ट 2। ईरान से कच्चे तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। ओमान की खाड़ी में भी नाकेबंदी से चीन नाराज है। चीन के पास 90 डेज का बफर ऑयल था जो कि अब खत्म होने की कगार पर है। इसलिए चीन ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि ईरान के साथ उसके ऊर्जा समझौते के बीच ना घुसे। उस रेड लाइन को समझे अमेरिका। और अगर यूएस नौसेना चीनी जहाजों को रोकती है तो मतलब इसका सीधा होगा यूएस और चाइना के बीच टकराव, अमेरिका और ड्रैगन के बीच सैन्य टकराव। मिडिल ईस्ट में रूस का गहरा रणनीतिक हित है। रूस भी इस गेम में है। रूस ईरान को एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। कैस्पियन सी के जरिए दोनों डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा आपूर्ति कहीं से हो रही है तो रूस से हो रही है। चीन भी अपने सामान रूस भेज रहा है और रूस से एंट्री हो रही है कैस्पियन सी के जरिए ईरान में। इतिहास गवाह है, जब जब अहंकार ने रणनीति की जगह ली तब तब कई बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ। ट्रंप की ईरान पॉलिसी उनके गले की हड्डी बन गई। अगर रूस और चीन इस युद्ध में डायरेक्ट एंटर करते हैं तो दुनिया होर्मुज में एक ऐसा विनाश देखेगी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। और यही सुपर पावर का अंजाम दिख रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। नेवल कैप्टन हमारे साथ श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। आप सभी व्यूअर्स का भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर जामवाल सर से है। जामवाल सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप का मूव क्या होगा? चाहे अनचाहे में उन्होंने रूस और चीन को भी इसमें घसीट लिया है। चीन ने वार्न कर दिया है कि अगर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के बीच में अमेरिका घुसा तो फिर हम उसको उसी के अंदाज में जवाब देंगे। देखिए, कहना करना अलग होता है।
चीन कहने को दुनिया की सबसे बड़ा शिप स्ट्रेंथ में 300 शिप्स हैं तकरीबन उसके पास, पर वो एक एक्सपीडिशनरी फोर्स नहीं है। अगर आप उसकी बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह देखें, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, कोस्टल डिफेंसेस ये वो। एट बेस्ट वो रीजनल एक्सपीडिशनरी फोर्स, यानी कि साउथ चाइना सी, उन इलाकों में अपना दिखा सकता है, जो उसकी युद्ध शक्ति है, उसको प्रोजेक्ट करना अरेबियन सी में एक दूसरा गेम है कि क्या उस शक्ति को वो प्रोजेक्ट कर सकता है अरेबियन सी में। उसके लिए मलक्का से गुजरना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स चाहिए। उसके पास जैसे अमेरिका में 800 बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए वो उनकी पूरी फोर्सेस एक एक्सपीडिशनरी फोर्सेस है, उसी तरह ऑर्गेनाइज हुई हैं करके। एंड एक मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आई डू नॉट नो चाइना और अमेरिका के बीच में, अगर आप अरेबियन सी में देख रहे हो, नहीं पॉसिबल है। और ना ही चाइना करेगा। चाइना ना बेसिकली इट इज ए बिकॉज मैं चाइनीज के साथ थोड़ा सा 1-2 साल की ऐसी अपॉइंटमेंट थी कि रोज बात होती थी उनसे, तो वो एक किस्म के हर चीज में इकोनॉमिक्स ढूंढते हैं। वो नहीं कभी ऐसे युद्ध में घुसना चाहेंगे जिसमें उनको मतलब उनका थोड़ा भी इकोनॉमिक नुकसान हो जाए या कुछ वो हो जाए। दूसरा, अगर आप बोल रहे हो कि अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजेंगे, फिलहाल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो साउथ चाइना सी में कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस इस वक्त अरेबियन सी में मिनिमल है। नाउ वहां से यहां तक जहाज ले जाने में ही जो वक्त लगेगा, या अपनी पार को अरेबियन सी में प्रोजेक्ट करने में लगेगा, तब तक अमेरिका का तकरीबन काम हो जाएगा। देखिए ईरान की हाल क्या, कि ईरान के पास अबाउट 12 या 13 दिन का स्टॉकिंग कैपेसिटी है। मतलब कि अगर वो तेल एक्सपोर्ट नहीं करता तो उसको अपने यहाँ पे 10-12 दिन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर कर सकता है ना। उसके बाद क्या, उसको अपनी प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा ना। प्रोडक्शन एक बार रुक जाए तो ये ऐसी चीज नहीं होती कि आज रुकी और जब भी वो शुरू हुआ 15 दिन बाद फिर आप स्टार्ट कर दो। ये वो एक केमिकल वेल्स के अंदर एक केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको रीस्टार्ट करने में 6 महीने से सालों लग सकते हैं, डिपेंडिंग करके कितना वाटर सीपेज हो गया, कितना मतलब इट इज नॉट दैट सिंपल जी कि एक नलका बंद करना है और फिर शुरू कर देना है। इट इज नॉट एज इट्स ए कंप्लीट केमिकल प्रोसेस जो उन कुओं में आता है। दैट इज एग्जैक्टली जो अमेरिका की रणनीति है इस वक्त, वही है कि एक बार इनको भी जरा बंद करके देखें, बिकॉज बाकी कई देशों में बंद हुए हैं कुएं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। सो इसे जो मेडिसिन इसने दूसरों को दी थी, थोड़ा सा ईरान को भी उस मेडिसिन का पता लगे। एंड तो चाइना और रशिया जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही वो ईरान के फेवर में है। बट फेवर मींस कि बातों से सप्लाई करके हथियार, ऐसा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना रशिया आएगा ना चाइना आएगा। आप लिख के ले लीजिए। हाँ, कौन आ सकता है इस वक्त, तो उसके लिए मैं सिंपल कहता हूं, जैसे कल भी आपके यहाँ बोल रहा था, जी इस वक्त अमेरिका के सिवाय किसका नेवल प्रेजेंस है? अमेरिका के कितने जहाज हैं गल्फ ऑफ ओमान में, और हमारा पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है, आईएनएस विक्रांत लीड कर रहे हैं इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में स्टेशन है ऑपरेशन संकल्प के अंडर। तो कहने और करने में बड़ी चीज होती है। अब ये देखते रहिए, अब ये युद्ध कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदलेगा। पर जो आप बोल रहे हो ना कि रशिया डायरेक्ट आ जाएगा, चाइना डायरेक्ट आ जाएगा, मिसाइलें मारेंगे अमेरिकन शिप्स को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी जी कैप्टन श्याम, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बहुत सारे प्रश्न हैं तो एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। जी सर। सबसे पहले इस मान के चलिए कि जब 15 दिन पहले मैंने प्रोक्लेमेशन कर दिया कि एक ब्लॉकेड होगी ईरान के ऊपर, तो बहुत लोग आश्चर्य करते थे, आपके चैनल में भी आश्चर्य हुआ था इसके ऊपर, और मुझे कोई डाउट नहीं था कि एक ब्लॉकेड होगा, और कैसा होगा ये भी मैंने समझाने की कोशिश की। एक जगह नहीं, 50 जगह, और लिखित आर्टिकल में लिख दिया था कि ये एक्चुअली गल्फ की वॉर है। तब आपसे डिस्कशन में ये बात उठ के आई थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा विस्मय का विषय, और कोई टेकर नहीं था इसका। लेकिन ये क्लियर है कि एक वॉर अमेरिका आया है गल्फ को
कि पानी को कम नमकीन करने के लिए, फिर से मैं कहता हूं ये, और मिडिल ईस्ट को फंक्शनल कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देने के लिए। ये दो बातें किसी भी बिना डाउट के मैं कहता जा रहा हूं। टैक्टिकल एम है ईरान को एनिहिलेट करना, उसको सुलाना और बाद में जुगलर वेन पकड़ के कोस्टल एरिया से उसको ब्लीड कर देना। तो ये एम था। जब मैरिटाइम एंगेजमेंट्स होती है तो पहले हम एनिहिलेट करते हैं और कहते हैं उसको सॉफ्टनिंग द बीच, और सॉफ्टनिंग द बीच में ये बीच पूरा का पूरा ईरान ही बीच है हमारे लिए। तो उसको इजराइल ने मारा तेहरान और मिडिल और वेस्टर्न तेहरान में, वेस्टर्न ईरान में, और गल्फ के टारगेट अमेरिका के पास, और मिडिल ईस्ट को चुप रहना है। हाँ। ये क्या बिना प्लानिंग के हो रहा है? ये सब क्या चुपचाप 2021 से 25 तक की कोई प्लानिंग नहीं हुई वहां पे? पिछले साल वॉर रोका क्यों हो उन्होंने कतार में अटैक के बाद से? उसके बाद किया क्या 9 मंथ्स में? किसी को पढ़ना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा। और ये जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आज जो मेडिटेरियन में फोर्ड वापस आ रहा है, आज जॉर्ज बुश अफ्रीकन कोस्ट को क्रॉस कर रहा है, आज 190 किलोमीटर की दूर पर ओमान की खाड़ी में इब्राहिम लिंकन अपने MH-60 हेलीकॉप्टर के साथ लगातार माइंस को क्लीन कर रहा है। CTG जो फोर्स है उनकी 59 मनामा में अनमैन्ड बोट्स जो 100 से ज्यादा हैं वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, और उसी रास्ते से USS मर्फी और पीटरसन परसों गुजरने की कोशिश कर गए, जो कि चैनल उन्होंने अपने माइंस के हिसाब से खाली कराया। ये किसने कराया खाली? किसी को पता चल रहा है अंडर वाटर क्या हो रहा है? ये MQ-4C ड्रोन जो परसों डिसअपियर हो गया सडनली वहां से, वो वहां क्या कर रहा था? ये सब क्या कर रहे हैं लोग? 18 DDG जो डिस्ट्रॉयर्स है उनके साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का फोर्स, अवाक्स, रिफ्यूलर्स और 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट सभी शिप्स में मौजूद, मिसाइल्स की खेप, अंडर वाटर सबमरीन्स, टॉमैक मिसाइल्स के साथ रेडी। डूम्सडे आने वाला है। डूम्सडे प्लेन तो अभी आए नहीं, वो भी अवस्थित हैं। और गुआम में इनके मरीन्स, सांता बारबरा हो, माइनसूपर्स हो, ओकिनावा से जापानीज की माइनसूपिन का फोर्सेस हो, या जापानीज के साथ इनका मैरिटाइम फोर्सेस का रीओरिएंटेशन करना हो। एक बात नहीं कई बात कहूं, लीडरशिप चेंजेस कहूं, क्या क्या कहूं कि जिसके बारे में बताना पड़ेगा कि नेवल ब्लॉकेट कैसे किया जाता है, और जब होता है तो कैसे होता है। और ये भी मैंने बड़े शब्दों में कहा, मैं सुन रहा था कई जगह अपने चैनल के व्यूज जो मैंने पहले दिए 15-20 दिनों में, कि कैसा होगा ये ब्लॉकेट, ये भी मैंने डिफाइन किया। लेकिन सर आप जो एक बात कह रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशंस नॉर्मल करने के लिए और मिडिल ईस्ट को होर्मुज गिफ्ट करने के लिए अमेरिका यहां पर रहेगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, आप ये नहीं मानते कि 28 फरवरी से पहले ऑपरेशंस नॉर्मल थे? 1979 के बाद से ऑपरेशंस नॉर्मल थे। ईरान ने कभी किसी जहाज को नहीं रोका, कभी किसी जहाज पर हमला नहीं किया। खाड़ी देशों से बढ़िया तेल निकल रहा था, पूरी दुनिया में जा रहा था, हर कोई खरीद रहा था। ईरान को ऑयल पर सैंक्शंस लगे हुए थे, सब कुछ तो नॉर्मल था। मामला फंसा ही अमेरिका ने। बहुत अच्छा सवाल है, और आपको याद करा दूं फिर से, 14 अप्रैल 1988 ऑपरेशन अनस्टेबल, कुवैत से टैंकर को स्पॉट कर रहा था USS रॉबर्ट, माइन से टकराया, बुरी तरह जख्मी हुआ, 27 से ज्यादा सेलर घायल हुए। कैप्टन की गुडविल और बायोसिक कंट्रोल से शिप को बचाया गया और किसी तरह वो बाहर निकला। इराक की बात कर रहा हूं मैं। 4 दिनों के बाद अमेरिका ने प्रण ठाना और ऑपरेशन प्राइम मैंटिस लॉन्च किया, और उन्होंने पूरी नेवी को धो डाला, और उसके बाद इराक ईरान बंद हुआ। हम भूल गए शायद। उसी समय ईरानियन एक सिविल एलायंस को मारा गया था, USS वेनेसेंस ने, जो सारे के सारे सिविलियन मारे गए। वो अबू धाबी जा रहा था बंदर अब्बास से, तेहरान से बंदर अब्बास से अबू धाबी जा रहा था। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण मारा गया। कैप्टन को उसके ऊपर पेशी हुई, लेकिन आज अमेरिका ने माफी नहीं मांगा। ये सब घटनाएं उसी जगह हुई है। 40 साल से लगातार वर्चस्व की लड़ाई ईरान वहां लड़ रहा है। ये सारे के सारे गल्फ कंट्री परेशान है। 2021 में बाइडेन ने अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद नई नीति बनाई मैरीटाइम पॉलिसी की। उन्होंने कहा हम ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं लड़ेंगे, किसी देश पे इन्वेड नहीं करेंगे, सिर्फ मिशन डिप्लॉय करेंगे, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे नाटो की फौज हम वापस बुला रहे हो, चाहे यहाँ पे मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। वो कभी रुकेंगे नहीं, करेंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए फोर्ड को हटाया गया था, इसीलिए अब्राहम लिंकन को पीछे किया गया, टैक्टिकल मूवमेंट की गई, टाइम पास किया गया। ये आप जो सुन रहे हो, ये जो पाकिस्तान का ये अकॉर्ड, ये वो कभी बंद कर देते हैं बार, कभी शुरू कर देते हैं बार, सब सोची समझी नीति के तरह एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांड के चीफ लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं लड़ाई। पॉलिटिकल लीडर तो अलग हैं, लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं ना, नेवल वॉरफेयर चल रहा है ना जी। कैसे चल रहा है उसको समझना पड़ेगा जी। सोली सर, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है?
जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। इतिहास में पहले नेवल ब्लॉकेट सफल हुए हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेट किया था, लेकिन वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी के आसपास जितने देश थे वो जर्मनी के दुश्मन थे। दूसरा, फाइनली सक्सेस क्यों एलाइड फोर्सेस को मिली कि उन्हें अपने सैनिक ग्राउंड इन्वेजन में बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़े जर्मनी में, और तब जाके जर्मनी पे विजय हुई। पहले दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में 4 साल लगे, दूसरे विश्व युद्ध में 6 साल लगे। अमेरिका के पास ये लग्जरी नहीं है। अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेज ही नहीं सकता है। ईरान के आसपास के जितने देश हैं, अजरबैजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे तो ईरान के मित्र हैं। ईरान को थोड़ी आर्थिक तंगी होगी, लेकिन उसे जो ग्राउंड सप्लाई मिली है वो तो इन 3-4 देशों से आराम से मिल जाएगी। जहां तक चीन की बात है, चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग ने कल कहा कि अगर हमारे हितों को रोका गया तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज जब एक चीन की शिप आई, जो अभी मैंने खबर पढ़ी है रॉयटर्स की, उसमें तो साफ लिखा है कि ये शिप तो आराम से पार कर गई और अमेरिकी जो युद्धपोत है उनमें हिम्मत ही नहीं हुई वहां पे कुछ उनको रोकने की। देखिए विवेक जी, जहां तक ईरान की बात है, मैं मानता हूं कि ईरान आर्थिक और सैनिक तौर पर अमेरिका और इजराइल से कमजोर है, लेकिन इसने 47 साल से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, इसने इस दिन की तैयारी की है, टू फ्रंट वॉर की। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम, जो कि अमेरिका का विख्यात अखबार है, उसमें खबर छपी कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने 13 सैनिक बेस थे सारे ईरान ने बर्बाद कर दिए। जो 40,000 सैनिक वहां तैनात हैं वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और 2 दिन बाद इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट एआर जमील ने इजराइल के मंत्रिमंडल को बयान दिया कि अगर इजराइल का युद्ध ईरान से लंबा चलेगा और तो इजराइल की सेना टूटने के कागार पे है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और ये इजराइल के विख्यात अखबारों में खबर छपी, टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट में। देखिए, सैनिक तौर पे तो ना अमेरिका ना इजराइल में ताकत है या हिम्मत है इस युद्ध विराम को तोड़ने की, ईरान के साथ दोबारा जंग करने की। और इसलिए हम देख रहे हैं 2-3 दिन बाद इस्लामाबाद में टॉक्स दोबारा हो रही है। टॉक्स क्यों हो रही हैं? आज ही ट्रंप ने बोला व्हाइट हाउस से कि एक ही मुद्दा रह गया था डिस्कस करने का, जिसपे सहमति नहीं बन रही थी, न्यूक्लियर वेपन्स पे, वो भी अब इनकी रजामंदी हो गई है। देखिए, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा आज से 10-15 साल के बाद, सिर्फ एक ही विजेता उभर के आएगा, वो है ईरान। फौज में हमें सैनिक पढ़ाई में एक भाषा समझाई जाती है, एक टर्म, पायरेक विक्ट्री। ईरान की पायरेक विक्ट्री हुई है। ईरान के लोग ज्यादा मरे हैं, ईरान की बिल्डिंगें बर्बाद हुई हैं, लेकिन ईरान पे कब्जा अमेरिका का नहीं हुआ है। और आप देखिए, जितने खाड़ी के मुल्क हैं उन पे ईरान ने हमला किया, लेकिन किसी भी खाड़ी के मुल्क ने अपनी सेना को तैनात नहीं किया ईरान के खिलाफ। जो कुछ कर रहा है अमेरिका, इजराइल कर रहे हैं। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जिस दिन ये ऑफिशियल तौर पे विवेक जी ये युद्ध खत्म होगा, एक नया संगठन बनेगा। बेशक औपचारिक तौर पे रक्षा संगठन ना हो, लेकिन वो एक तगड़ा संगठन बनेगा, वो होगा RIC, रशिया, ईरान, चाइना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातचीत कही है, क्योंकि और मुझे लगता है इसमें गल्फ कंट्रीज भी आ सकते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को जिस तरह से ईरान के हाथों पिटने के लिए अमेरिका ने छोड़ा, हालांकि इसमें कैप्टन श्याम कुमार लगातार ये कहते हैं कि वो उनको होर्मुज गिफ्ट करेंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास कैप्टन, लेकिन मैं एक धीरज कॉल का रिस्पांस ले लूं कि नेवल ब्लॉकेट करके क्या अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों को परेशान नहीं किया, और क्या खुली चुनौती नहीं दी है बाकी देशों को, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया और जो भी देश वहां से अपना सामान ले रहे हैं या फिर अपना तेल ले रहे हैं? नमस्कार है, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ओवरऑल आपके चैनल पे कल हम इसी पे बात कर रहे थे कि एक ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम कोशिश किया हटाने का, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है, तो हमने एक और ब्लॉकेज लगा दिया। तो फाइटिंग फायर विथ फायर समटाइम्स मे नॉट रियली वर्क आउट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिसरप्शन इन ऑयल मूवमेंट इज देयर। अभी रिसेंटली आप ही 7 अप्रैल को, आई थिंक एग्जैक्टली टू बी श्योर, $117 प्रति बैरल था ऑयल, फिर गिर के तकरीबन हमारा 80 के करीब, 85, मतलब जो होलसेल नंबर्स हैं उसके करीब पहुंचा, अब वापस 96 की तरफ आ रहा है। ये मतलब ट्रेडिंग नंबर्स हैं, ये डिलीवरी नंबर्स नहीं है। डिलीवरी नंबर्स तकरीबन $20 से $30 भी ऊपर हो सकते हैं। तो 110 से $120 के बीच में इस टाइम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इट इज वेरी वेरी बैड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी।
लेकिन ये ब्लॉकेज एक तरीके का सॉफ्ट टारगेटिंग है ईरान को, जिससे कि जानो माल की मिनिमम नुकसान हो। उनकी जो बेसिक ऑक्सीजन है, जो कि ऑयल बेच के आ रहा है, और अब तो ऑयल भी, ईरानियन ऑयल की वैल्यू भी काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मूव हो पा रहा था। तो इस वजह से उनकी इनफ्लो ऑफ ऑफ मनी इज गॉन अप, और जब तक पैसा आएगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। देखिए, चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी उनको दी है, पार्ट्स दे रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस के लिए रशिया भी हेल्प कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम जो कि स्विफ्ट को बाईपास करके चाइना उन्हें बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको खुद भी पैसे कमाने हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे, बहुत इंफ्रा का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनकी एयरफोर्स नेवी के साथ क्या हुआ है हम सब जानते हैं। विदाउट रिपीटिंग इट, तो यूएस की अब स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि कम से कम फिजिकल डैमेज किए बगैर कैसे हम उनको घुटनों पे ले आए। और एक एरिया उन्होंने नोटिफाई ये किया है कि ईरान तो अपना तेल बेच रहा है आराम से, वो तो जंग लड़ता रहेगा, पूरी दुनिया इस टाइम पेन में है, तो हम यही पेन ईरान के ऊपर क्यों ना इन्फ्लिक्ट करें। और आपके एक पैनलिस्ट ने बड़ी सही बात पहले बोली थी कि जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल जब जमीन से निकालते हैं तो उसमें एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं और वेल्व्स होते हैं और बहुत सारी और टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कि ऐसे नहीं है आज नलका बंद किया कल खोल दिया। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको प्रोडक्शन 5% भी बढ़ानी है, उसमें भी टाइम लगता है। अगर आपको पता, ओपेक नेशंस जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी, उसमें भी दे डिसाइडेड दे वांट टू इंक्रीज ऑयल सप्लाई, उसमें 2 हफ्ते लग गए बाय द टाइम द वेल्स वर एबल टू प्रोड्यूस मोर। कल ही की स्टेटमेंट है, ट्रंप ने बोला है कि भाई हम अभी अपनी प्रोडक्शन 1 साल के बाद, जो कि सही फैक्ट है, मुझे लग रहा था कुछ गलत ना बोल दें, लेकिन सही बोल दिया, 1 साल के बाद हम 2 गुना कर सकते हैं। मतलब हमारी जो नंबर 1 एक्सपोर्टर है इस टाइम यूएस, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, हमारे पास रिजर्व्स भी बहुत हैं, लेकिन उसमें भी 1 साल लगेगा आज। और मैटर ऑफ फैक्ट, आज भी अगर हरमूज के ऊपर ये ब्लॉकेज दोनों हट जाए तो तकरीबन तकरीबन मिनिमम 60 डे का डिले है सप्लाई चेन का। तो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर तो काफी दिक्कत आ रही है। और अभी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने शेयर की कि चाइना को ऑयल लेके जो जा रहा था उसको टच नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही बात है। मैटर ऑफ फैक्ट, चाइना इज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दिस कंफ्लिक्ट, और उन्होंने उनका 15% एनर्जी ईरान से आता है, और ईरान जो टोटल ईरान अपना सामान बेच रहा है 90% चाइना को जा रहा है, लेकिन चाइना 15% डिपेंडेंट है, ये समझना जरूरी है। 85% उसके पास दूसरे रिसोर्सेज हैं, जो कि रशिया है। तो चाइना क्या घुटनों पे आ जाएगा अगर उसकी ऑयल सप्लाई हरमुज से रुक जाए? एब्सोल्युटली नॉट। मैटर ऑफ फैक्ट, चाइना के लिए उससे भी ज्यादा उसका जो एक्सपोर्ट है, जो गल्फ नेशंस को जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूट्स ब्लॉकेडेड हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये लड़ाई शायद, एंड आई होप एंड प्रे, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इवेंचुअली पीपल विल हैव टू कम टू द टेबल एंड टॉक, एंड सेन माइंड्स विल प्रिवेल। और पाकिस्तान में जो दूसरी नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या एडवेंचर कर रहे हैं भाई? एडवेंचर करना ही है तो अमेज़न के जंगलों में जाएं, हिमालय की चोटीज पर जाएं। हाँ, देखिए, एडवेंचर वो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और बिल्कुल सीरियसली बिल्ड, ऐसे दिखाने के लिए नहीं रखे हैं वो हथियार। उन्होंने साफ बोला था, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में अपलोड की है और हम वी आर रेडी टू फाइट। और उन्होंने अपने, अगर आप मरीन्स को देखें, मैंने आई थिंक वीक पहले आप ही के शो पे बताया था, हमारे कुछ मित्र हैं मरीन में हैं, फिजिशियंस हैं, उनकी छुट्टी एक की तो कैंसिल हो गई और इनको एक को उन्होंने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। तो दिस इज सीरियस कमांड, ऐसा नहीं है कि जस्ट हाथी के दांत दिखाने वाले फंडे हैं। लेकिन यहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इस वॉर के लिए। जमाल सर कुछ कह रहे हैं? बात मैं लास्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। एक बात करना चाहूंगा मैं। मैटर ऑफ फैक्ट, आई थिंक आपके ही एक पैनलिस्ट की बात सुनी, मैं भी पिछले 1 महीने से इस बारे में बात करे जा रहा हूं कि ये लड़ाई में ब्लॉकेज होगा, और दूसरा, ईरान के टुकड़े करना चाह रहे हैं ताकि कोस्टल एरिया के ऊपर यूएस का सिस्टम वहां पे हो, वहां पे बेस बिल्ट हो। हरमुज को दोबारा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा ईरान पे, और ये जो पंडोरा बॉक्स से जिन निकल चुका है, ये चुंगी कलेक्ट करने का फंडा, ये वापस शायद इसमें कोई नहीं डाल पाएगा। उससे ज्यादा चिंता कीजिए आप कि अमेरिका को कौन ट्रस्ट करेगा। आप ईरान की छोड़ दीजिए, ईरान के पास फिर भी तेल है और अमेरिका से ज्यादा है। वो अमेरिका, देखिए ट्रंप को ट्रस्ट कौन करेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा इशू है। हाँ, भाई वो तो अपने आप को भगवान से ऊपर मानते हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट से ऊपर खुद को मान रहे हैं। जो आदमी जो ईश्वरीय तत्वों के ऊपर खुद को समझने लग गया, उस पर कौन भरोसा करेगा? मैं एक 10 सेकंड्स में एक बात कहता हूं कि अमेरिका इज नॉट ट्रंप, ट्रंप इज नॉट अमेरिका। इसको समझिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ठीक है, ये समझिए, अमेरिका की विश्वसनीयता आप कंपेयर नहीं कर सकते ईरान के साथ। अब ईरान को दुनिया हरमुज के लिए ट्रस्ट नहीं करेगी। जी, प्रेसिडेंट तो ट्रंप ही है ना फिर भी।
भाई Temporarily. मालिक तो वही है ना, Another 2 years. टेम्पररी क्या हो, 4 साल के सर, लिए है। लोग- जामाल सर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, लोग मैं लौट रहा हूं आपके पास। जामाल सर, लोग- थैंक यू सर। जामाल सर, कुछ बातें ना समझने की जरूरत होती है। हाइपरबोल हाँ। से कुछ नहीं होता कि वो ईरान है, वो कैस्पियन सी के थ्रू आप ही बोल रहे थे। हाँ। अरे यार, उनका मेजर एक्सपोर्ट क्या है? ऑयल। 90% एक जगह से होता है, खर्ग आइलैंड खारगालैंड से, हाँ। कैसे होता है? कैसे होता है? वहां पाइपलाइन बिछी हुई है मेनलैंड से। दिस थिंग, अब कैसे वो एक्सपोर्ट कर देगा कैस्पियन सी में? टैंकर भर के ले जाएगा क्या? वो जो रोड वाले टैंकर होते हैं, ऐसे नहीं होता यार। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पाइपलाइन से आता है। एक टैंकर को भरने में पाइपलाइन से कितना टाइम लगता है? फिजिकल ट्रांसशिपमेंट वाला नहीं हो पाएगा। इट ऑब्वियसली विल इफेक्ट हिज एक्सपोर्ट। वही एम है। क्यों नहीं समझ रहे? वो कैस्पियन सी से वो प्रोपेलेंट, ये वो सर लेकिन एक बात आप समझाइए, एक बात आप समझाइए। हाँ, चलिए मैं आपकी अब बात ये अगर आप मान भी लूं, समझिए। आप मुझे एक बात समझाइए। नहीं, मान 1970 ली तो ऐसे नहीं ही नहीं है। जमाल सर, अब किसी को 1979 से तो ऑयल अमेरिका ने वैसे ही सैंक्शन लगा रखा है। ईरान वैसे ही तेल नहीं बेच सकता। रिसेंटली इंडिया को बेच रहा था 2021-22 तक, जो बाइडेन के समय में, जब उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से ऑयल लीजिए, रशिया ऑयल छोड़ दीजिए अभी आप। देखिए, ईरान लगातार ऑयल बेच रहा तो था, चाहे वो गोस्ट शिफ्ट के था, वो गोस्ट शिफ्ट चाइना के हैं, किसके हैं, वो एक अलग कहानी है। बट द फैक्ट इज कि ईरान ऑयल बेच रहा था और उससे उसका जो प्रॉफिट हो रहा था उससे हथियार बना रहा था, बिकॉज दैट इज द मेजर एक्सपोर्ट। वो मेजर एक्सपोर्ट है और वो मेजर एक्सपोर्ट का एक रूट है। इट कैनॉट बी कि आज यहां से नहीं तो हम उधर से कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कैस्पियन सी का रूट आपने देखा है, उधर पहाड़ है, उधर आई मीन अगर आप चाहे भी तो कैस्पियन उस तरफ एक जी, आप वो तो नई वो पाइपलाइन तो लैंडलॉक्ड है सर, बना सकते। वो तो लैंडलॉक्ड है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैस्पियन सी Absolutely. लैंडलॉक्ड है। हाँ, तो मतलब आप नहीं उस तरफ से एक्सपोर्ट कर सकते। एक्सपोर्ट आपका खर्ग आइलैंड से ही होगा, और जिसको ब्लॉकेड होने की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर आएगा ईरान पे, बहुत ज्यादा आएगा। दैट इज टू अंडरस्टैंड। नहीं, वो तो कह रहे चाइनीज शिप निकल गया आराम से। हाँ, दूसरा, हाँ, एक बात तो होगी हाँ, ये। हाँ। दूसरा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ट्रंप है वो बड़बोला है, बहुत ज्यादा बोलता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, कोई शक नहीं है। पर जब जंग होती है ना, जंग एक आदमी का नहीं होता। जंग एक प्लान के हिसाब से होती है। जो कैप्टन शाम बोल रहे थे ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जंग ऐसे नहीं होता कि ट्रंप साहब का दिल आया, वेनेजुएला में घुस गए, ट्रंप साहब का दिल आया, उधर चल पड़े, उधर। एक रूट चार्ट किया होता है, डेलिबरेटली बंदे को बोला जाता है, इवन इफ ही इज द प्रेसिडेंट। आप इसे कैसे डिकोड करते हैं? आप अगर आप डिकोड करें, आप क्या रणनीति डिकोड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की? क्या प्लानिंग की होगी उन्होंने? हाँ जी, क्या बोल रहे आप हैं? क्या रणनीति डिकोड कर पाते हैं अपने अनुभव के आधार पर? क्या प्लानिंग की होगी? आपने कहा ऐसा नहीं कि दिल किया तो हमने ईरान पर हमला कर दिया, वेनेजुएला में घुस गए। अभी हाँ, उस पे आते हैं। हाँ, प्लानिंग बड़ी क्लियर है। प्लानिंग ये है, प्लानिंग में पहले बात तो खाली अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इसमें यूएई भी शामिल है। हर हालत में ईरान से किसी भी कीमत पर निजात चाहिए। मैं ईरान से बोल रहा हूं, नॉट ईरानियन पीपल, नॉट ईरानियन स्टेट। ये जो रजीम है ईरान IRGC, का, इससे बिल्कुल इससे निजात चाहिए। और ये और दूसरा कि इस पूरे इलाके में का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरा रीडिफाइन हो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और वो मोटे तौर पे अमेरिका के कंट्रोल में रहे। अमेरिका कुछ पार्टनर रख सकता है उसके अंदर, कैसे, ये मेन उसका जंग है का एम है, और उसी में चल रहा है। एंड ऑब्वियसली किसी भी जंग की तरह वो चाहता है कि ये मिनिमम कॉस्ट पे अचीव हो। अभी बिल्कुल बिना कॉस्ट के तो कभी नहीं हो सकता। जंग का नाम ही दोनों तरफ को कॉस्ट मतलब बियर करनी है। प्रॉब्लम सिर्फ होती है कि क्या आप दूसरे को उतना कॉस्ट डाल सकते हो कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तक क्या ये जंग का एम होता है? अभी तक ईरान ने बहुत चोट दी है यूएस को, यस, पर यूएस उस चोट को अफोर्ड कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। जो यूएस और इजराइल ईरान को दे रहे हैं, आप देखोगे ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, बहादुरी से लड़ रहा है, पर 630 की लड़ाई लड़ रहा है, करबला की लड़ाई लड़ रहा है। उसी तरीके से 100-125 करोड़ लोग हम शहीद हो जाएंगे, पावर प्लांट में लोगों को इकट्ठा कर लेना। यू सी, दिस
ये एक टोटलिटरियन रजीम की तरफ इशारा करता है, और जो प्लान चल रहा है पूरी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है सारा कुछ, एवरीथिंग। एंड यू वोंट बी सरप्राइज, इसमें जो मैं मिडिल ईस्ट के देश बोल रहा हूँ, इनके सिवाय और भी देश शामिल हो जो आस्ता आस्ता आगे जंग में आपको पता लगेगा, जिनको आप अभी मैं कैप्टन श्याम कुमार का रुख करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा जी, जिनको आप अभी ईरान का समर्थक मान रहे हैं, कैसे मतलब पलटा होता है, कब कुछ पता नहीं लगेगा आपको। चलिए देखिए, 40 दिन की लड़ाई में तो सर हमने देखा ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आया। मैं कैप्टन श्याम कुमार का रुख करूं, आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा, लेकिन सोढ़ी सर इस पर रिएक्ट करें, उसके बाद मैं कैप्टन आपके पास आ रहा हूं। सोढ़ी सर। देखिए विवेक जी, हालांकि ईरान का कैप्टन श्याम एक सेकंड दीजिएगा, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। हाँ सोढ़ी सर। विवेक जी देखिए, हालांकि ईरान का 90% तेल खर्ग द्वीप से जाता है, लेकिन ईरान के पास एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन है जिसका नाम है गोरे से जस्क। ये गोरे और जस्क को ये पाइपलाइन कनेक्ट करती है, जिसमें रोज 3 लाख बैरल तेल के ट्रांसमिट हो सकते हैं। ईरान ने इस पाइपलाइन को बनाया, 2024 के बाद इसको यूज नहीं किया, लेकिन कल जब नाकाबंदी शुरू हुई, नेवल ब्लॉकेड, तब ईरान ने गोरे जस्क ऑयल पाइपलाइन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे रोज 3 लाख बैरल ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये जो पाइपलाइन है, ये बंदर जस्क पे जाके खत्म होती है, जो कि बंदर अब्बास के पास में है। तो पहली बात, होर्मुज की खाड़ी पे अगर ये नेवल ब्लॉकेड कर भी लें, तो ईरान के पास एक ऑल्टरनेटिव रूट है, जो वो कल शाम भारत समय 7:30 से इस्तेमाल कर रहा है, जब ये नेवल ब्लॉकेड आया। अब दूसरी बात है, अगर ये नेवल ब्लॉकेड सफल होता है, तो उसकी सफलता हमें दिखनी चाहिए कि वहां से कोई भी ईरानियन पोर्ट से जहाज नहीं जाएगा जब तक अमेरिका को वो इन्फॉर्म नहीं करेगा, बिल्कुल, कि उसने पैसे नहीं दिए। विवेक जी, मेरा एक बेसिक डाउट है, फिलीपींस का 94% तेल खाड़ी से आता है, जापान साउथ कोरिया का 70% तेल वहां से आता है। अगर ये देश ईरान को ब्लैक में हवाले के थ्रू पैसा दे, अमेरिका को कैसे पता चलेगा? इन्होंने एक स्टेटमेंट ही देनी है कि जी मैंने तो पैसे नहीं दिए, उन्होंने वाइट तरीके से नहीं दिए। तो इसलिए मेरे कहने वाला ये जो नेवल ब्लॉकेड है, ये तो फेल होना ही होना है। चीन ने तो दिखाई दिया है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, मेरा तो वहां से गया पानी का जहाज, तुम वहां पे आलू खाओ, कद्दू खाओ। दूसरी बात देखिए विवेक जी, जहां तक है, ईरान के पास जो एडवांटेज है वो है टेरेन और टाइम का, भूगोल और समय का। ईरान 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, एल्बर्स और मकरान। चौथी तरफ उसका समुद्री तट है, जो 2440 किलोमीटर लंबा है, और वो पथरीला है। वो एक मिनट, वो बॉम्बे और गोवा की तरह रेतीला समुद्री तट नहीं है। तो ईरान ने तैयारी की है, बेशक आर्थिक सैनिक तौर पे कमजोर है, लेकिन अब तक तो आप देख लो ये सफल नहीं हो पाए हैं। ये नेवल ब्लॉकेड कामयाब नहीं होगा, इसको जरा कैप्टन श्याम समझाएंगे। सर, क्या ये नेवल ब्लॉकेड असफल हो जाएगा, आपको भी लगता है? विवेक जी, नेवी की बात हो रही तो थोड़ा समय दीजिए। पेपर पर पढ़ के मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। डाइजेस्टेशन का मेरा पेपर का सब्जेक्ट रहा है, सैंक्शंस, ब्लॉकेड, ये सारी चीजें काफी मेहनत करके मैंने इस पर काम किया है। 1 अप्रैल पे एक आर्टिकल लिखा, वो दोनों आर्टिकल में आपको पढ़ना चाहता था। पिवोटिंग ऑफ सेंट्रल कमांड फ्रॉम बुट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड, पहला चैप्टर। दूसरा मैंने लिखा, कैचिंग ईरान बाय जुगुलर वेन बाय इनवेलपमेंट। ये 2 आर्टिकल मैंने लिखे 28 मार्च को और 1 अप्रैल को। और उसके पहले करीब 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने सारी बातें फोरकास्टिंग की और क्यों होगा, कैसे होगा। जो लोग इंचॉन, नॉर्मैंडी, फॉकलैंड की बातें करते हैं, जिनको एक स्टाइलिश एम्फीबियस एयर वॉरफेयर का हिस्सा है, मैं एक कैरियर एयरबोर्न पायलट, मरीन पायलट हूं, और हमेशा से ज्वाइंट एक्सरसाइजेस चीटर लेवल पे बचपन से, मतलब जब से नेवी में ज्वाइन किया तब से कर रहा हूं। समझा है मैंने समुद्री लड़ाइयों को। इसको ऐसे हम नहीं देख सकते जैसे लोग देख रहे हैं। शायद डॉक्टर कॉल कुछ बातें मेरी समझ रहे हैं, और सर भी कुछ मेरी बातें, राजेंद्र सर समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, कैप्सियन सी के बारे में बात की आपने, ध्यान से सुनिए चारों पॉइंट आप लोग। कैप्सियन सी को इन्हें स्ट्रैटेजिक शिप 18 मार्च की रात को इजराइल ने पूरी तरह से धो डाला। ऐसा धोया है कि कैप्सियन सी से जो लाइफलाइन है रशिया की बंद हो गई है। IRS डेना का सिस्टर शिप 2023 का कमीशन वहीं डुबा दिया गया। शिपयार्ड, पोर्टयार्ड, कमांड कंट्रोल सेंटर्स और जहां भी शिप बनते हैं सबको डुबा दिया गया। 40 साल तक वो कोई शिप कैप्सियन सी में नहीं बना पाएगा। और वहां पे कोई ब्लॉकेट नहीं लगाया अमेरिका ने, उसकी जरूरत नहीं है। ब्लॉकेट क्या होता है इसको भी समझाता हूं मैं। चाइनीज शिप्स को जाने दिया जाएगा, क्योंकि चाइनीज शिप्स अगर ईरान में नहीं जा रहे, ईरान से नहीं आ रहे, भले ना वो सैंक्शन हो, अमेरिका उनको नहीं देगा। ब्लॉकेट का मतलब समझिए, 4 पॉइंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड,
टाइम न्यूट्रल शिपिंग को जाने देना और न्यूट्रल शिपिंग को नहीं अटैक करना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और बेलिजरेंट कंट्री को पूरी तरह से नकेल कसना। ब्लॉकेड एक अनक्लॉज का 1982 का 298(1)(b क्लॉज है, उसके हिसाब से किया जाता है और ये नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है, इसको समझे हम। तो कोई भी न्यूट्रल शिपिंग होगी, प्लीज, ये ब्लॉकेज नहीं है, ये ब्लॉकेड है। ईरान ने ब्लॉकेज किया था, अमेरिका ने ब्लॉकेड किया, और वो भी इसलिए किया कि जब पीटरसन को घुसने नहीं दिया गया तो उसने लीगल चैलेंज किया है जो वर्ल्ड के हिसाब से है। आप कह सकते हैं ट्रंप कभी लीगल काम नहीं करते, लेकिन एज पर लॉ उन्होंने किया है जो कि वैलिड है, और उसके लिए वियर विथ हॉल होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। 24 घंटे हुए हैं, ये सब दिखाना पड़ेगा, ये सब लीगल बातें हैं, जो लोग इसको समझते हैं उनको समझना पड़ेगा। ऑयल की बात करें तो 15% जीडीपी ईरान की यहां से निकलती है और वो ब्लीड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कैप्सियन सी से वो तेल नहीं डाल पाएगा। धीरे धीरे बात खर्क पर भी जाएगी। खर्क को कैप्चर करे ना करे, एक तरह से कंट्रोल कर लेंगे, सीजर ना करे क्योंकि सस्टेनेंस मुश्किल होगा। हाँ। ये सारी बातें हो रही हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये अनमैन्ड ब्लॉकेड है, शिप्स नहीं दिखेंगे आपको, सब कुछ अनमैन्ड यूएवी कर रहा है। 100 शिप्स उनके मनामा में खड़े हैं जो 2021 से बनाए गए। बहरीन पहला ऐसा रीजनल हेडक्वार्टर है ओकावा के बाद जापान में जो इसमें पार्टनर है, और 100 अनमैन्ड बोट और वेरियर जो अनमैन्ड वेसल्स हैं वो रीजनल अप टू अरेबियन सी वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। उनके डर से कोई शिप नहीं आएगा और ईरानियन से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये डेटरेंस है, इसके लिए विजिबल ये शिप्स नहीं चाहिए। लिंकन वही खड़ा रहेगा, हॉर्मुज वही रहेंगे, सबके सब आपको डर रहेगा। इसको कहते हैं ब्लॉकेड, और ये अभी अनडिक्लेयर्ड वॉर हो जाएगा। अटैक्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन तनातनी चलती रहेगी। मैंने ये भी कहा है, ये अनडिक्लेयर्ड इनविजिबल वॉर होगा, लंबा चलेगा। ये मतलब एक शीत युद्ध की तरह, कोल्ड वॉर की तरह हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो हो सकता है, अगर अटैक हुआ तो फिर से लड़ाई होगी, और उसके लिए पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। मैं इसमें कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, वापस लौट रहा हूं सर। कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौल साहब देखिए, मैंने सबकी बात सुनी और मुझे जो लग रहा है, अगर नट शेल में बताएं आपके दर्शकों के लिए, तो हमारी जो पहली शर्त थी जब हम वॉर में गए, अदर देन द न्यूक्लियर मिसाइल लोकल टेरर, वो एक शर्त थी जिसको अब हम लोग भूल चुके हैं, जिसका कंसेप्ट था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज मतलब माइंडसेट हैज टू बी डिफरेंट। वो माइंडसेट डिफरेंट अभी दिख नहीं रहा, आईआरजीसी का कुछ कमी नहीं दिख रही। तो मुझे नहीं लग रहा, पर्सनली स्पीकिंग, या तो रिजीम चेंज हो, आईआरजीसी को जस्टिस पे लाया जाए और वहां पे एक ऐसी सत्ता बिठाई जाए जो प्रो वेस्ट हो और प्रो गल्फ हो, या फिर उस कंट्री के मुझे जो पर्सनली लॉन्ग टर्म दिख रहा है, वो जो कोस्टल एरिया है, वो इंटरनेशनल ट्रेड लोग उसे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म मोटिव इवेंचुअली, अगर आज सीज फायर भी हो जाए, एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल, ये इशू कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और दूसरा पॉइंट, जो कैस्पियन सी के थ्रू आप बात कर रहे हैं, उस पाइपलाइन के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था वैनगार्ड के लिए, जिसमें मेरा भी एक सेक्शन था, और उसमें हमने ये दिखाया था क्या डिफिकल्टीज हैं। मेरे पास अभी वो आर्टिकल मैं आपको भेज सकता हूं, पर उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो थी वो ये थी कि हमें रशिया को देना पड़ेगा। रशिया के बाद ऑयल के जो हमारे बैरल्स हैं वो ट्रेड होंगे रशिया से ब्लैक सी से यूरोप, लेकिन वो जितना आसान दिख रहा है वो है नहीं उतना। दूसरी बात है, यूरोप ने वैसे ही सैंक्शंस लगा रखी हैं, और अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ईरान अगर तेल बेचेगा सस्ते में तो वो ट्रेड करेगा रशियन ऑयल के साथ, और रशिया ऑयल पे भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो खरीदार कितने होंगे? तो इसमें बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हैं। और तीसरी बात, वेनेजुएलन ऑयल धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है। एक और साजिश, ये मतलब एक और पॉइंट, थॉट ऑफ पॉइंट ये है कि ईरानियन ऑयल को बिल्कुल ही ऑफ किया जाए और वेनेजुएलन ऑयल को जगह मिले। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो मुझे लगता है विल टच द कोर ऑफ दिस ऑल थिंग। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कौल साहब, आपका ये साफ तौर पर कहना है कि इससे नुकसान सभी का है, फायदा किसी का नहीं है, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं नुकसान सभी का। आईआरजीसी, हाँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा आईआरजीसी को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप? वो तो मोज़ेक सिस्टम में काम कर रहा है। नहीं, मैं इसका कल्प्रिट सबसे बड़ा आईआरजीसी को देखता हूं। आप जितना मर्जी बोलिए, आईआरजीसी ने ही ये सिचुएशन क्रिएट की। आप अमेरिका पे जितना भी वो लगाइए, क्योंकि जो उनकी मानसिकता है टेरर इन्फ्लिक्ट करने की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब चोर कौन है, कोतवाल कौन है, ये तो ईरानियन लोग आपको बता देंगे। नहीं तो ये दुनिया का कोई थानेदार थोड़ी बताएगा।
ईरान के खुद के लोग आपको बताएंगे जब आईआरजीसी के जनरल्स को कोर्ट के अंदर डेथ सेंटेंस मिलेगी, आप देखेंगे इसको, ये आएगा, जैसे दिन सद्दाम आएगा हुसैन ये। को दिया था और बाद में उसी पर अमेरिका बिल्कुल। ने, बाद में उसी रिपोर्ट पर अमेरिका ने माफी मांगने से इनकार किया। सर सद्दाम सद्दाम हुसैन के हुसैन की पास, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। सद्दाम हुसैन अरे वाज तो नॉट एन आप, एंजल। अपनी ट्राइब को आपके छोड़कर आपके उसने बहुत आपके मुल्क ने atrocities की जितने है। भी देशों पर हमला किया, कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट वापस नहीं आई जांच में। सब में अमेरिका के फ्लॉज निकले, सब में झूठी जानकारी थी, गलत जानकारी थी। उठा के पढ़ लीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आपको तो। सद्दाम हुसैन वाज नॉट एन एंजल। उसने बहुत एट्रोसिटीज अपने लोगों के ऊपर की, अपनी ट्राइब को छोड़ अमेरिका ने दीजिए, कहा बाकी आप सबको अपने बहुत- अमेरिका ने कहा, चाइना ने कहा अमेरिका अपनी आजादी के बाद से सिर्फ 17 साल बिना युद्ध के रहा है। वर्ल्ड के अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से नेशन क्या रोल प्ले करते हैं, जर्नल्स आपको यूनाइटेड ज्यादा बता नेशंस देंगे। क्यों बना है? यूनाइटेड नेशन इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी सॉरी टू से, इट्स अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर टाइम्स। जामवाल सर, यार यूनाइटेड स्टेट की कहां बात कर रहे हो? यूनाइटेड स्टेट फेल्ड लॉन्ग टाइम बैक। यूनाइटेड स्टेट आज तक कोई युद्ध रोक पाया है? आई मीन यूनाइटेड स्टेट का टाइम खत्म हो गया। यूनाइटेड स्टेट को भूल जाइए, यूनाइटेड स्टेट का नाम भी मत लीजिए। मरे हुए आदमी को क्या याद करना? वो था कभी 1900 मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एग्जिस्टेंस में लाया उसको कि लीग ऑफ नेशन से बेहतर होगा, बट इट हैज बीन हाईजैक्ड। आई मीन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। उसके साथ जो एसोसिएटेड हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये वो आई मीन दे आर ऑल डेड। नहीं क्या मैं मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर जाते जाते, क्या तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आज की तारीख में बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे आईआरजीसी को बहुत हटाएंगे? तरीके। देखिए एंड ऑफ द डे इंटरनल ठीक है, आपने 40,000 आदमी मार दिए, कोई बात नहीं। अभी लोगों में हिम्मत नहीं आ रही कि दोबारा खड़े हों, पर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, दे विल राइज अगेन। नॉर्थ में वो तैयार बैठे हैं, कुर्द बिल्कुल तैयार बैठे हैं करके। दे रिक्वायर अ लिटिल टाइम टू एक्चुअली इंगेज फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ दिस थिंग। एंड बाकी आई एम श्योर कि जब ओपन ऐसी लड़ाइयां होती हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे CIA हो, मोसाद हो, ये भी कर और भी कई देशों की, इनफैक्ट नॉट दीज टू ओनली, ये सारी लगी हैं, पर उन सब के लिए वक्त चाहिए। और ये सारी कहानी वक्त की हो रही है कि जब तक वो वक्त नहीं आता, वक्त नहीं मिलता, तब तक टाइम पास करो, इसको उलझाए रखो, इसको कुछ करने ना दो आगे। जो ये करना चाहता है आइसोलेट करके रखो। और ये ब्लॉकेड, ये हमला, ये सारा उसी का हिस्सा है कि जब वक्त सही आएगा सब कुछ कर लेंगे। पर बिल्कुल सही है, हो सकता है और शायद ये करा के ही छोड़ेंगे उसे शॉर्ट में। उसे शॉर्ट में सऊदी अरेबिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अमेरिका को फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाए। जी चलिए, चूंकि अब मैंने आपसे सवाल ले लिया तो मैं ये सवाल सबसे ले लूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं डिबेट को कुछ मिनटों के लिए। मैं कैप्टन श्याम का रिएक्शन चाहूंगा। क्या आईआरजीसी को हटाना मुमकिन है या तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है नेवल ब्लॉकेट से और इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं? रिजीम चेंज की जरूरत नहीं है, रिजीम चेंज अपने आप हो जाएगा। मैंने आपको जो कहा, उन्हें ब्लीड कराना पड़ेगा स्लो, क्योंकि ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। 40 दिन की शुद्धिकरण जीसस क्राइस्ट ने किया था, टेस्टिंग और ट्यूनिंग कहा था उन्होंने फास्टिंग की थी। गॉड इज गुड, वो पायलट ने इजेक्ट के बाद सिग्नल दिया था। ट्रंप को ने कुछ रिलीजियस ग्राउंड भी बताए हैं। 40 दिन के युद्ध के बाद युद्ध तब करेंगे वो जब ईरान ब्लॉकेट को नहीं मानेगा। तो कैप्टन उनके पास जो डिवाइस था उससे वो मैसेज भेज ही नहीं सकते। वो जिस डिवाइस के साथ क्रैश हुए थे, उनके पास जो मशीन थी, उस मशीन से कोई टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें कोई कीबोर्ड ही नहीं था। उसमें सिर्फ कमांड्स भेजे जा सकते हैं। ये भी कोई डिकोड कर रहा था तो मैं उसको स्टडी करते समय मैंने पढ़ा था, जो आपने गॉड इज गुड वाला टेक्स्ट मैसेज का जिक्र किया, मैं बस उसको कोट करना चाहता था। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पायलट हूं, मुझे पता है मेवेस्ट में क्या होता है मेरे पास, मैं कैसे सिग्नल देता हूं और मैं कैसे सर्वाइव करता हूं, मैं कर चुका हूं। और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू कॉम्बैट पायलट हूं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी, किसी से सुनने की तो मतलब आप कह रहे हैं कि रिजिम चेंज पॉसिबल है लेकिन चाहिए नहीं? रिजिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जुगलर फोन से कैट करके उसको ब्लीड कर देंगे, स्लो टाइम लगेगा। अगर लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई तो डूम्सडे आना ही है। अभी डी-डे की आर्टिकल मेरी वैलिड है, वो आने वाली है। अगर आएगी तो फिर घमासान युद्ध होगा, वो पासान युद्ध होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो लंबा समय लगेगा और स्लो वार होगा, जहां वर्ल्ड पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। सारे लोग आएंगे, माइंस भी हटाएंगे और आसपास घूमेंगे भी और ईरान को थू करेंगे, अपने आप वो डिमोरलाइज होकर चुप हो जाएगा। मेरा ये कहना है। ठीक है जी। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रिमार्क। देखिए विवेक जी, पहली चीज तो ईरान के अंदर कुर्द्स को
ट्रंप ने इस युद्ध से पहले हथियार दिए, खुद ने बोला हम ईरान रेजिम के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। ईरान के अंदर लोग नहीं खड़े होंगे, वो सारे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो गए, ईरान में रेजिम चेंज नहीं होगी। दूसरा, एक एडमिरल जेम्स स्टाविडस हैं जो कि अमेरिका के रिटायर्ड प्रसिद्ध एडमिरल हैं और जो नाटो अलाइड फोर्सेस के कमांडर हैं थे। उन्होंने कल CNN, अल जजीरा, फॉक्स में बोला ये ब्लॉकेड असफल होगा, ये फेलियर होगा, ये ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं यही एंड में कहना चाहूंगा, ईरान में ना रेजिम चेंज होगा, ना युद्ध दोबारा शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के पास सैनिक ताकत नहीं। हम देखेंगे सीज फायर जो 23 को खत्म हो, उससे पहले ही ये लिखित परमानेंट युद्ध विराम हो जाएगा और फाइनली एक ही देश विजय होकर निकलेगा, वो है ईरान। तो फिर अमेरिका कर क्या रहा है यहां पे? देखिए, आप 11 नवंबर 1987 में ट्रंप की लिखी हुई किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा किताब को पढ़ें। उसमें ट्रंप ने लिखा है सफल होने के लिए झूठ बोलना पड़े, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, सब कुछ करो, क्योंकि अंत में एक ही चीज मान्यता प्राप्त होती है, वो है सफलता। ट्रंप को पता है उसकी आवाम उसके खिलाफ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो आइसोलेट हो रखा है, कोई देश उसके साथ नहीं आया है, नहीं आएगा। बल्कि फॉक्स न्यूज ने 4 अप्रैल को एक ओपिनियन पोल के सर्वे आंकड़े सार्वजनिक किए। उसमें यह आंकड़ा है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -5% है। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को न्यूनतम मिनिमम अप्रूवल रेटिंग मिली है, वो ट्रंप को मिली है। मैं एक और मिनट चाहूंगा, 25 मार्च को जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि 13.5 सैनिक अड्डे बर्बाद होंगे मिडिल ईस्ट में, अमेरिकी नागरिक सड़क पे आ गए। 28 मार्च से नो किंग रैली शुरू हुई, दबाव आने लगा ट्रंप पे। ट्रंप दबाव में आके उसने सोचा मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूंगा। तब मुहिम चली रिपब्लिकन पार्टी में जो सत्ता में है, उनके कई सांसदों ने जेडी वैंस को बोला अगर ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो अमेरिकी संविधान के 25th अमेंडमेंट के तहत इसे पद से हटाया जाए कि मानसिक हालत पे खराब है। जब ट्रंप ने 7 तारीख को वो ट्वीट की कि आज कयामत की रात है, जेडी वैंस उसके पास गए कि अगर तूने किया तो मैं आर्टिकल 25 यूज करूंगा। उसका नतीजा क्या हुआ विवेक जी? जब हम 8 अप्रैल को सो के उठे, हमें लगा ईरान की सभ्यता खत्म हो गई, 8-10 परमाणु बम दाग गए, डूम्सडे प्लेन ने 25-24 चक्कर मार लिए होंगे। हम सारे चकाचौंध रह गए कि ये तो युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम इसलिए हुआ कि ट्रंप को बताया गया उपराष्ट्रपति ने, तूने अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल किया मैं तेरे को पद से हटाऊंगा। ट्रंप के पास एक ही चारा है युद्ध से विजय होके निकलने का, वो है परमाणु बम, लेकिन उसे उसी के रिपब्लिकन पार्टी उपराष्ट्रपति उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा राजन सर का। राजन सर, कहां आप इसे खत्म होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, विरोधाभास है, जब सोडी जी ने बोला विरोधाभास है। अगर ट्रंप की पर्सनैलिटी को आप सही करते हो और उसका वाइस प्रेसिडेंट उसको धमकाता है, वो उसको वाइस प्रेसिडेंट रहने देगा? हो सकता है एटम बम का इस्तेमाल ना करे या जो भी है, पर उसको कम से कम आने वाले समय में या उसी वक्त नहीं तो हफ्ते 10 दिन बाद कोई बहाना लगा के उसको निकाल देता। अभी मतलब जब ये वार्ता चल रही थी उसके बीच में भी वाइस प्रेसिडेंट ने बोला, ट्रंप ने भी बोला कि कम से कम 12 बार मेरे से बात करी गई। दैट मीन्स हर पॉइंट के ऊपर एंड ऑफ द डे बात वहां से चल रही थी। और खबरें को क्या है, खबरें तो ये भी आ रही थी कि ऑलमोस्ट फैसला हो गया था। इट वाज ए कॉल फ्रॉम प्रिंस सलमान टू ट्रंप कि भैया ये नहीं करो, ये मौका है ईरान को ठोकने का, अभी लगे रहो, एंड दैट्स हाउ द थिंग। तो ये खबरें जो आती है ना, खबरों पे यकीन मत कीजिए, यकीन कीजिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सारा कहानी का एक हिस्सा होता है। उन पे आप ओपिनियन नहीं बना सकते। ओपिनियन जो जमीन पे दिख रहा है, जमीन में यस वो ब्लॉकेड हो गया है, ब्लॉकेड से ईरान को आर्थिक नुकसान होगा बिल्कुल। और ईरान ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह है, ईरान में ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत है, भूखमरी आने वाली है, ऑलमोस्ट पीपल आर स्टार्टेड स्टार्विंग, और विल इट रीज इन एक्चुअल रिबेलियन, वो आने पे आपको पता लग जाएगा। बट अभी तक जो हालत है, अब जमीनी हालतों पे देखिए वो इंटरनली क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, किसकी कहां से रिपोर्ट आई है, उसके बेस पे ओपिनियंस नहीं बना सकते। ओपिनियंस कृपा करके जो ग्राउंड में दिख रहा है, हो रहा है, वही चलता रहा तो आगे क्या नतीजा निकलेगा उसके ऊपर हम ओपिनियन बनाए। राजन सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, अगर आप ग्राउंड की बात करें तो मुझे तो लगता है खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, ये आपको लगता है ना। हाँ। आप प्रिंस सलमान से, सऊदी अरेबिया से पूछिए, आप यूएई से पूछिए,
कि गिलास तोड़ा 12 नहीं हुआ। ये तो जब युद्ध खत्म हो 30 जाएगा सेकंड हुआ सर। उसके बाद इंटरस्पेक्ट में आप बता पाएंगे जी कि- कैप्टन श्याम कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन श्याम जल्दी से। एडमिरल की बात मैं करता हूं। सुबह मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने क्लियरली कहा कि 16 डिस्ट्रॉयर और 3 अमेरिकन वॉरशिप के साथ द नेवी ऑलरेडी हैज ड्यूअल कैरियर एंड vessels will be able to take charge of this. US can wagon it and would be able to pay off. It is a risk, but it is a war game. Iran will retaliate, but slowly they will be economically weakened and finally regime will change. This is what the admiral said, which was quoted just now. अरे तो क्या पूछूं सर, वो भी तो समझा दीजिए जाते जाते, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एडमिरल जो नाटो के कमांडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अमेरिका ऐसा कर सकता है और इकोनॉमिकली वीक करके रिजीम अपने आप चेंज होगा। वही मैं इतनी देर से सर कहने की कोशिश ये तो कर रहा हूं। हफ्ते 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं कि ईरान की इकोनॉमी हफ्ते 10 दिन में कमजोर हो जाए, महीने दिन में भी Exactly, कमजोर हो तो जाए, 1 साल 2 साल में इसीलिए कमजोर हो slow जाए, या तो ये नेवल ब्लॉकेड हम मान के चलेंगे भाई 4-5 साल के लिए है। आपको मानना पड़ेगा नेवल ब्लॉकेड ऐसे ही होता है और नेवल वॉरफेयर ऐसे ही होता है। बहुत दिनों के बाद हो रहा है, इसलिए आश्चर्य लग रहा है, सामरिक हताशा लग रही है। ये होगा, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी नेवल ऑफिसर की बातें सुन लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा, इन सबको लेके कह रहा हूं। इस एडमिरल को भी मैं फॉलो कर रहा हूं पूरी तरह से, और जनरल क्रिस्टोफर को भी कर रहा हूं जो आर्मी के चीफ है अभी, और जॉर्ज को भी कर रहा हूं जिनको हटाया गया है। इन सबों को मैं फॉलो कर रहा हूं, और जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं अपने कॉन्फ्रेंस में, और जो उनके चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस कहते हैं 3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस में, उनकी हर लाइन को टो करना पड़ेगा। जो ब्रैड कोपर स्टेटमेंट देते हैं उनको भी सुनना पड़ेगा। जो सर कह रहे हैं ना जमाल सर, जमीन पे क्या हो रहा है उसको पढ़िए। पेपर में वियतनाम में हुआ, वर्ल्ड वार में हुआ, कई लोग आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जब कभी दूसरे चैनल्स पे देखता हूं मैं, वो पुरानी बातें करते हैं, क्योंकि नेवल वॉरफेयर उन्होंने ऐसे नहीं देखा है। जमीन को देखना होगा और तैयारी देखनी होगी। बिल्कुल सहमत हूं मैं ब्रिगेडियर जमाल से कि हम किताबों से नहीं बात कर सकते, हमें देखना है। सोली सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मौका ना दो, उनसे समय छीन लो तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। जामाल सर कुछ कमेंट कर रहे थे। जामाल सर आपकी आवाज नहीं आए थे, कुछ कह रहे थे, फिर मैं सोली सर से लास्ट आवाज ले लूंगा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। सॉरी सर। विवेक जी, ऐसे कि मैं कई टीवी चैनल्स पे जाता हूं, कई पैनलिस्ट को दुख लग रहा है कि एक इस्लामिक और मुस्लिम देश ये युद्ध जीत कैसे रहा है, तो सारा नैरेटिव उसमें चेंज करने में दशकों कर रहे हैं कि ये तो मुल्क हारा है। भाई ये लोग ये नहीं समझते कि ये इस्लामिक और ये मुस्लिम देश जो है, इसने 47 साल से तैयारी की है। अगर अमेरिका की जीत होती अभी ये 40 दिन के युद्ध में, अमेरिका इनसे युद्ध विराम की बातें करने आता है। अमेरिका ने वेनेजुएला में कोई युद्ध विराम की बातें की? अमेरिका के झुकाव वाला आदमी वहां पे राष्ट्रपति होता है ईरान में, वहां उनका झंडा लहरा रहा होता। इनफैक्ट 12 फरवरी को जनरल डैन केन जो इनके चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है अमेरिकी सेना के, उन्होंने ट्रंप को बोला अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि नेतन्याहू के पास सारे इप्सिन फाइल के खुलासे थे। तो विवेक जी, हमें डिस्पैशनेट होके हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस्लामिक देश है इसलिए उसे हारना ही है, मुस्लिम देश उसने हारना ही है। उस देश ने तैयारी की है 47 साल से। मैं दर्शकों के सामने आंकड़े देना चाहूंगा कुछ। 47 साल से हमें वेस्टर्न मीडिया ने ये बता के रखा ये फटीचर देश है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको हैरत होगी जान के विवेक जी कि ग्लोबल आईक्यू रैंकिंग्स में नंबर 1 पे साउथ कोरिया है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे ईरान है, अमेरिका 18वें नंबर पे है और इजराइल 45वें नंबर पे है। ईरान में जितने भी सरकारी अफसर हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी हैं। ईरान में जो औरतों की लिटरेसी रेट है 99% है। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया ने फैला के रखा है ना कि ये मुस्लिम देश है, ये इस्लामिक देश है, ये फटीचर है, और जो हमारे कुछ लोग भी इसमें भावुक हो जाते हैं, हकीकत जमीन की कुछ और है। मैं ब्रिगेडियर जामाल सर के साथ एग्री करता हूं, हमें हकीकत जमीन पे देखनी चाहिए। जमीन पे हकीकत साफ कह रही है अमेरिका के पास एक ही विकल्प है जीत का, वो है परमाणु बम, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक मैंने जेडी वैंस की रिपोर्ट कोट की, आप गूगल कर लीजिए, सारे लीडिंग अमेरिका के न्यूज़पेपर्स हैं। मैं कुछ भी यहां बोलता हूं ना, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड पढ़ता हूं, ना मैं ट्विटर पे किसका ट्वीट पढ़ता हूं, मैं सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ता हूं रेपुटेड जर्नल्स के। आप न्यूयॉर्क टाइम्स, आप वॉशिंगटन पोस्ट, आप फॉक्स न्यूज देखिए, सारी जगह ट्रंप के खिलाफ आकार मचा हुआ है अमेरिका में। अमेरिकी जो रिपब्लिकन पार्टी, उन्हें चिंता है इस इंसान के नीचे हम मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि ये इस्लामिक और मुस्लिम देश जंग जीत भी सकता है। यही हमारी पूरी समस्या का कारण है। हम उसको उस एंगल से देख लें
हम ईरान को धर्म के एंगल से देख रहे हैं। हम ईरान को उस एंगल से नहीं देख रहे कि इस देश ने 47 साल से तैयारी करके 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को हराया है और आगे भी हराएगा। तभी अमेरिका और इजराइल में हिम्मत नहीं हो रही ये युद्ध विराम तोड़ने की। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं आखिरी स्टेटमेंट है मेरा, हम फिर आपके चैनल पे मिलेंगे 23 अप्रैल सीज फायर से पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन होगा। ये युद्ध कभी शुरू नहीं होगा। 23 अप्रैल को। चलिए देखते हैं 23 अप्रैल का ये जो टाइम है ये क्या दिन लेकर आता है। जामाल हाँ प्लीज। लाइटर वेन खत्म करने के लिए ये युद्ध ना मेरे को धुरंधर फिल्म की तरह लग रहा है। पहले आपने टीजर देखा, उसके बाद ट्रेलर आया, पार्ट 1 आपने देखा, अभी पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। अब देखिए क्या मजा आएगा। पार्ट 2 तो ज्यादा मजेदार है, मैंने सुना है। हाँ, तो अभी आने वाला है ना धुरंधर का पार्ट 2, ईरान युद्ध का आना है। अभी तक आपने टीजर, ट्रेलर और पार्ट 1 देखा है, 3 देखे हैं। एक शेर मार देता हूं। पार्ट 2 आना है अभी। सर एक शेर मार देता हूं। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर से। वाह, शानदार। सोडी सर, आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगे क्या? नहीं जी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ शेरों में। मेरे तो पूरा टाइम किताबें और आर्टिकल पढ़ने में लगता है, तो शेर तो मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा। मुझे तो एक ही शायरी इन दिनों याद है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। हालांकि अमेरिका भी निकला नहीं है, अभी देखते हैं कि ये शेर उन पर फिट बैठता है नहीं, इसलिए 23 अप्रैल का इंतजार करना होगा। बहरहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब दर्शकों ये है कि यहां पर मामला बुरी तरीके से फंस गया है। अब आगे क्या होगा इस बात को लेकर बहुत सवाल है। या तो अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए, या 23 अप्रैल से पहले सीज फायर कंटिन्यू हो जाए, या फिर डील हो जाए, या फिर जैसा कि जामवाल सर कह रहे थे अभी कि धुरंधर पार्ट 2 की शुरुआत हो जाए। धुरंधर पार्ट 1 में धुरंधर कौन बना ये तो मैं आप में छोड़ता हूं कि आप इस बात को भली बात ही समझते हैं कि क्या ईरान जीत रहा है या फिर अमेरिका ने बढ़त हासिल की है। क्योंकि अगर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान ने अपनी टॉप लीडरशिप को खो दिया। हालांकि इससे ईरान के रिजीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान की रिजीम आज भी वैसी की वैसी खड़ी है जैसे पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के वक्त थी। यानी कि ईरान अभी भी इंटैक्ट और वैसा ही है और वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका को हासिल क्या हुआ? क्या ईरान में रिजीम चेंज हुआ? नहीं। दूसरा सवाल, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। कैसे? पहले वो ये कहकर आए कि हमें होर्मुज खुलवाना है, पहले वो ये कहकर आए कि हमें तेहरान में रिजीम चेंज करना है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, और अब उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, कहते हैं हमें होर्मुज खुलवाना है। तो दूसरी बात यहां हो गई। अब बचा इसमें एक अहम खिलाड़ी जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, और वो है सबसे बड़ा साइलेंट प्लेयर, वो है इजराइल। तमाम रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस लड़ाई में अमेरिका को खींच के लाने वाला इजराइल ही है। माना यह जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यह विश्वास दिलाया कि हम हफ्ते 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्ते में ईरान के रिजीम को चेंज कर देंगे, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर लेंगे और ईरान के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करके ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार काबिज कर देंगे। कैसे? जैसे पाकिस्तान में किया, इमरान खान को जेल में डाल दिया। सबसे पॉपुलर लीडर आज भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। पाकिस्तान के 2 दलाल जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े तलवे चाटने वालों में से एक हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, वो आज पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज है। बांग्लादेश में क्या किया? बांग्लादेश में भी तख्ता पलट करवाकर शेख हसीना की सरकार को गिराया अमेरिका ने, और वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनवाई। और उसके बाद आपने स्थिति देखी, उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था अमेरिका और इजराइल। लेकिन ईरान वो देश नहीं है जो पाकिस्तान है, ईरान अफगानिस्तान भी नहीं है, ईरान बांग्लादेश भी नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और आज डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड रिजीम की सबसे बड़ी गलती करके पछता रहा है। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।